सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 8 जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मीन्स मेनली हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन्स उसका बनावट कैसा होता है और उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मीन्स उसका आप वर्क कह सकते हो कि क्या क्या रहता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो आप इसमें बोर फील नहीं करने वाले हैं। और एक चीज़ और, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर जो है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आ सकते हैं जो कि शायद चैप्टर से रिलेटेबल हो या फिर शायद ना भी हो। तो मैं तो ट्राई करूँगा कि मैं उसको भी सॉल्व कर दूँ। सो हाँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा गया है कि हमारे आसपास में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि जो लिविंग थिंग्स में आप देख लीजिए कि ह्यूमंस हो गए हैं, ट्रीज ये सब हो गए हैं, ठीक है, बेसिक सा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ह्यूमंस में जो हमारा बॉडी है, जैसे कि आप अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो हमारा जो बॉडी है ना, इसके अंदर अरबों सेल्स है। ठीक है, हमारे बॉडी में अरबों सेल्स है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी शुरुआत जो है सिर्फ एक सेल से हुई थी। मीन्स एक सेल से शुरुआत हुई, उसके बाद हमारे शरीर में जो है अरबों सेल्स आए। इसी तरह पेड़ों में भी होता है, ट्रीज में भी होता है। ठीक है, तो हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सा बात है। कैसे हुआ इसको भी हम लोग आगे देखेंगे ना। दूसरा चीज़ ये कि जैसे कि हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि आखिर यूनिवर्स कैसे बना होगा, सेम वैसा ही एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि भाई दुनिया में सबसे पहला सेल कैसे आया होगा। मतलब कि इसका आंसर किसी को भी परफेक्टली नहीं पता। मीन्स सब थ्योरी पे होता है, मीन्स सबका अपना अपना सोच होता है कि भाई ऐसे हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मतलब कि परफेक्ट इसका आंसर नहीं है। सो यहाँ पर मैं भी आपको बता देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने देखा था थ्योरी में, मीन्स वो सच नहीं है या फिर है, मुझे मुझे नहीं पता। बट देखो, इसमें बताया हुआ था कि एक वेलकोना था, ठीक है, जिसको आप ज्वालामुखी कहते हो। और जो है उसके जो साइड से जो पानी निकला था वो गर्म पानी था। एक बार अचानक से उसके अंदर जो है एक सेल जो है मतलब आया, एक सेल वहाँ से, वो जो एक सेल जो है उस ज्वालामुखी पानी में जो उत्पन्न हुआ। उसके बाद जो है सॉरी, ज्वालामुखी पानी आप नहीं कह सकते हो, आप बोल सकते हो कि उसके पास में बहता हुआ पानी जो कि हल्का गर्म था, नॉट ज़्यादा ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का। तो उसके अंदर से जो आपका एक सेल प्रोड्यूस हुआ। फिर वो जो है आगे जाकर जाते 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 इतना ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो कि इंक्रीज़ हो गया, मल्टीप्लाई करके बढ़ गया। तो मुझे नहीं पता ये कितना सच है नहीं है, क्योंकि इसका रियल में किसी को नहीं पता कि आखिर ये कैसे हुआ कैसे नहीं। तो हाँ, मुझे जितना पता था मैंने शेयर कर दिया। नाउ आपका ये जो शायद क्वेश्चन होगा मे बी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल के बारे में कैसे, किसने जो है पहले जाना। मतलब कि हम देखते हैं अपने बॉडी को, लेकिन क्या हम अपने आंखों से एक सेल को देख पाएंगे? मतलब हाँ, देख पाएंगे, बट हम अपने बॉडी के एक सेल को देख पाएंगे तो नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में जो है एक कॉर्क को लिया। कॉर्क क्या है? तो पार्ट ऑफ बार्क, मीन्स एक पार्ट है बार्क का। अब बार्क क्या होता है? तो देखो यहाँ पर फोटो आपको दिख रहा होगा, एक पेड़ है, उसका जो आउटर सरफेस हो गया, जो कि एक मोटा सा सरफेस आपको दिख रहा होगा, सूखा सा पूरा। तो ये जो पूरा सरफेस हो गया ना, ये पूरा मोटा सा परत आप देख रहे हो, ये बार्क है। ये जो पूरा बार्क है, इसका जो आउटर सबसे बाहर वाला परत, मतलब कि इसके अंदर भी लेयर्स हैं, और इसका जो सबसे बाहर वाला लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं कॉर्क। तो उन्होंने उसको निकाला, उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, उसको देखा। जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर जो उनको बॉक्स की तरह दिखा, जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो, लग रहा है कि जैसे बॉक्स है, एक छोटा छोटा बॉक्स को जो है अरेंज किया गया है। तो चलो, इन्होंने देखा कि भाई बॉक्स या फिर कंपार्टमेंट आप कह सकते हो, उसकी तरह दिखा। इसको आप दूसरे तरीके में कह सकते हो कि जो हनी कॉम्ब, मीन्स जो मधुमक्खी का जो छत्ता टाइप में होता है, जो फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें आपको जैसे बॉक्स टाइप में दिख रहा है ना, वैसा उनको मतलब देखने में लगा। तो इन्होंने चलो देखा, तो इनको एक चीज़ और पता चला कि ये जो बॉक्स जो दिख रहा है, इसमें जो इसका आउटर लेयर है, हर बॉक्स का आउटर लेयर, वो हर सेल को अलग कर रहा है। मतलब कि एक बॉक्स है, उसके अंदर एक सेल है, फिर उससे सटा हुआ दूसरा बॉक्स है, उसका एक मतलब आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हर अलग अलग सेल्स को दिखा रहा था। अब क्या है भाई, ये 1665 की बात है। तो उस समय जो है माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा कह सकते हो डेवलप नहीं था, उतना अच्छा नहीं था कि एकदम देख पाए कि भाई सेल है, उसके अंदर क्या क्या है। सो उस समय चलो इन्होंने देख तो लिया कि सेल है, उसके अंदर वो नहीं देख पाए कि उसके अंदर भी क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि आखिर जो है कैसे सेल जो है उसका डिस्कवरी हुआ। तो अब देखो, किसी भी चीज़ का डिस्कवरी मीन्स जब भी खोज होता है तो उसका कुछ नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेल नाम पड़ा है ना, ये आपका लिया गया एक लैटिन वर्ड सेला से। मतलब रॉबर्ट हुक ने इसका नाम रखा सेल। तो इन्होंने ये नाम जो है ऑब्टेन किया, या फिर कह सकते हो कि निकाला, वो है लैटिन वर्ड सेला। सेला मतलब होता है अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा कमरा। तो वो जो CELL सेला ना, उसी में से इन्होंने जो एक वर्ड निकाला जो कि है सेल। तो आप देख सकते हो इसका नाम कैसे पढ़ा, ये आपके बुक में नहीं है, बट हाँ मैंने आपको एडिशनल में जो है बता दिया।
अब आगे देखो कि उस समय रोबोट हुक के वक्त में जो है ना, उतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे कि वो जो है और डीप में देख पाए कि भाई सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो हाँ, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वैसा माइक्रोस्कोप बना, लेकिन लगभग 150 साल लग गए ऐसे माइक्रोस्कोप बनने में। मतलब 150 साल तक लोग सिर्फ जानते थे कि भाई सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब जो है चलो, जब जैसे ही इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप या फिर आप कह सकते हो कि अच्छा जो है माइक्रोस्कोप बन गया, तब जो है देखा गया कि सेल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो चीज़ होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, सेल के बारे में उन्होंने और जो है अच्छे से जाना। तो इसको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो जो आपका टॉपिक है द सेल, ठीक है, इसमें आपको कहा गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो है सेल होता है। जैसे कि बिल्डिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट आप कह सकते हो ब्रिक है, क्योंकि जो ब्रिक होता है, ठीक है, उसी को जो है आप जो है यूज़ करते हो, देन वही क्या होता है अरेंज करते करते आप पूरा एक घर बनाते हो। तो इसी तरह यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है बॉडी का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये है सेल। इसके आगे जो है कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, उसको मैं क्लियर करूंगा, बट वो चैप्टर के मिड में है, मीन्स हाफ में है ना। यहाँ पर क्या है कि जो भी सेल होता है, जो ये नहीं है कि सारे के जो शेप हो गए हैं, सबका जो डिज़ाइन हो गया वो एक हो। सभी जो सेल होते हैं उसमें से कुछ सेल्स होते हैं जिनका अलग शेप होता है, कुछ अलग, मतलब आप कह सकते हो कि हाँ, सेल्स में भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पर जो है आपका, जैसे कि मैं अगर अपना हार्ट का बात करूँ, स्टोमच का बात करूँ, तो जो मेरा हार्ट है वो जो है ब्लड को पंप कर रहा है, बट वही मेरा जो स्टोमच है वो क्या कर रहा है, तो फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ अलग टाइप के थोड़े सेल हैं क्योंकि इनका वर्क अलग है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे कैसे सेल्स होते हैं, उनको भी ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि उसको 9th में ज़्यादा डीप में जानना है। तो हाँ, थोड़ा तो यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। तो यही कहा गया है कि हाँ, थोड़ा जो सेल जो होता है उसका भी साइज़ हो गया, शेप हो गया, ये सब भी थोड़ा डिफर करता है। अब आगे देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो मुर्गी का अंडा होता है वो हम लोग देख पाते हैं इजीली, तो क्या वो एक सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है, मीन्स क्या वो पूरा एक सेल है फिर उसमें मल्टीपल सेल्स हैं। तो इसका आंसर कहा गया है कि देखो, जो ग्रुप मतलब जो मुर्गी का अंडा है वो सिर्फ एक सेल है। जो आप पूरा अंडे को देखते हो ना, वो एक सेल है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है कि यहाँ पर जो पेड़ हो गया या फिर हमारा बॉडी हो गया, उसके अंदर के सेल को देखने के लिए, एक सेल को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर जो मुर्गी का अंडा हो गया, इसको देखने के लिए भाई एकदम माइक्रोस्कोप क्या है, यहाँ पर तो हम इसी तरह देख सकते हैं कि वो एक सेल है। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह है ऑर्गेनिम्स ऑफ वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो इससे पहले आपको कहा गया है कि जब भी साइंटिस्ट जब देखते थे कि लिविंग सेल आखिर कैसा होता है, उसके बारे में जब भी वो जानना चाहते थे, तो वहाँ पर वो जो है स्टेन का इस्तेमाल किया करते थे। तो स्टेन को या आप कहो डाई कहो, और ये जो डाई है ना, ये आपका जो इंक पेन जो होता है उसके अंदर भी मौजूद होता है। तो उन्होंने जो है उसका इस्तेमाल किया, वो जो है उसको सेल पर डालते थे जिससे कि जो सेल का जो भी स्ट्रक्चर है ना वो और साफ दिख सके, मतलब कि और डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए उस पर उन्होंने डाला। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसके बाद उनको और अच्छे से और क्लियर सब कुछ दिखता था ना। यहाँ पर क्या है कि मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका अलग शेप होता है, अलग साइज़ होता है। मतलब जैसे एलिफेंट बड़ा हो गया, जो लेपर्ड हो गया, एंट हो गया, इन सब का साइज़ आप देख सकते हो कि छोटा होता है, कुछ का बड़ा होता है। तो उनके जो ऑर्गेन्स हैं वो भी आपका डिफर करता है। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूँ एलिफेंट के पेट की और टाइगर की, तो सीधी सी बात है, एलिफेंट का जो स्टोमच है, जो उसका पेट है, वो टाइगर से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन है वो एलिफेंट का बड़ा है, तो यहाँ पर ऑर्गन भी जो है उसका भी शेप हो गया, साइज हो गया, ये जो है डिफर कर रहा है। इवन नंबर ऑफ सेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर एलिफेंट का स्टोमच जो है वो बड़ा है टाइगर से, तो उसमें सेल जो है वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। सेल ज़्यादा होगा तभी ना वो उतना बड़ा बना हुआ है। तो इसी तरह आप देख सकते हो कि जो ऑर्गन्स हो गया उसका शेप, साइज हो गया, और नंबर ऑफ सेल भी जो होता है वो अलग अलग होता है। मेनली जो भी अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको अगर आप कंपेयर करो तो ना, नंबर ऑफ सेल्स पे देखते हैं कि आखिर ये किस पे डिपेंड करता है इन सब चीज़ों को। तो अगर आप एक टॉल ट्री को देखो और एक ह्यूज एनिमल को, उसके अंदर के अगर आप सेल्स को देखते हो कि आखिर उसके पूरे बॉडी में कितना सेल है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके बॉडी में लगभग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो यहाँ पर अगर बिलियन को सिंपल में देखो बताया हुआ है कि बिलियन इज़ 1000 मिलियन। बिलियन का मतलब होता है कि 1000 मिलियन, इजी में कहूँ तो 100 करोड़। और अ ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन,
मतलब 1 ट्रिलियन कितना होता है 1000 बिलियन के बराबर, मतलब कि 1 लाख करोड़। तो यहाँ पर मैंने करोड़ जो है उसके वे में कहा ताकि आपको जो है ईजी में समझ आए। तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा सेल जो होते हैं बॉडी में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि टाइगर हो गया और एलिफेंट हो गया, ठीक है, फिर टॉल ट्रीज़ हो गया उनके भी। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो भी तो लिविंग है, इसलिए उनका ही बात किया जा रहा है। तो इसी के चीज़ को देखकर, इसी चीज़ को देखकर जो है उनको बांटा गया है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। मतलब कि बहुत सारे चीज़ तो हो गए, जैसे कि हमारे जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, वो तो मल्टी सेलुलर, मतलब क्योंकि बॉडी में बहुत सारा सेल है। बट कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है या फिर जो सिर्फ एक सेल के होते हैं। तो हाँ, बहुत यूनिक सा बात है ये, लेकिन इसके बारे में जानना है। तो देखो यहाँ पर जिनके अंदर जो है एक से ज़्यादा सेल होते हैं जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब होता है मैनी और सेलुलर मतलब होता है सेल, मीन्स बहुत सारे सेल। तो यहाँ पर ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, तो इनकी जो शुरुआत होती है वो तो आखिर आपका एक सिंगल सेल से होता है। मतलब ये एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि ऐसा नहीं कि जो मल्टी सेलुलर है वो एकदम शुरुआत उनकी मल्टी सेलुलर से होती है, वो पहले सिंगल सेलुलर रहते हैं। फिर वो जो सेल रहता है, या फिर यहाँ पर इसको कहा गया है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, एग सेल मीन्स फर्टिलाइज्ड एग सेल, वो मल्टीप्लाई करता है। मतलब कि यहाँ पर सेल जो होता है सिंपली आप कह सकते हो कि वो मल्टीप्लाई करता है, वो जो है अपने आप को इंक्रीज़ करता है, देन इंक्रीज़ करते करते बहुत सारे जो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो भी मल्टी सेलुलर हैं उनकी शुरुआत तो भाई आपके सिंगल सेल से ही हो रही है, बाद में जाके वो मल्टी सेलुलर बन जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर जो है सिर्फ एक सेल होता है, या फिर आप कहो कि वो जो है सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई देखो हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, अरबों सेल्स हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑर्गेन्स भी होगा, ठीक है, अलग अलग, जिनका अलग अलग वर्क होता है। तो ये जो आपका एक सेल जो वाला जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जब सिर्फ एक सेल है, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर कोई भी अदर ऑर्गेन्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो सिर्फ एक सेल है। तो वो किस तरीके से रहता होगा, वो कैसे जो है फूड को लेता होगा, कैसे उसका लाइफ चलता होगा। तो ये थोड़ा यूनिक सी बात है जानने के लिए। तो इसको यहाँ पर देखो, अगर ह्यूमंस की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो है फूड लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है। हम लोग रेस्पायर करते हैं, मीन्स सांस लेना, ब्रीथ जो हम लोग बोलते हैं। एक्सक्रीट मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना। ग्रो करना मीन्स हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही साइज़ में रह जाते हैं। इवन रिप्रोड्यूस, तो ये जो पूरा प्रोसेस जो हो गया ये आपका मल्टी सेलुलर में तो होता ही है, लेकिन ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एमीबा और पैरामेसियम जिसको हमने जस्ट अभी ऊपर देखा, उनके अंदर भी ये सारा प्रोसेस होता है। तो भाई ये तो अलग बात है कि हमारे अंदर ये प्रोसेस होता ही है, हमारे अंदर इतने सेल्स है तो ये तो होता ही है, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक सेल है, वो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, फिर भी उसके अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं। इस चीज़ को और डिटेल में आप 9th में और 10th में जानोगे, लेकिन यहाँ पर ये तो जानने को मिल गया कि ऐसा नहीं कि उनके अंदर सिर्फ एक सेल है या फिर वो एक सेल से बने हुए हैं तो वो कुछ और प्रोसेस नहीं करते होंगे, सिर्फ इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी ये सारे प्रोसेस होते हैं। लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि वो देखो एक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। ये पूरा आपका, अगर मैं फ़ोटो ऊपर आपको दिखा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये पूरा एक सेल से बना हुआ है, इसी के अंदर इसने फूड लिया, यहीं पर डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, इसी के अंदर डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गया वो इसी में फैल गया, और इवन जो है जो वेस्ट हो गया वो बाहर की तरफ निकल गया। लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, ठीक है, एनिमल्स की, तो यहाँ पर देखो हमारे बॉडी के अंदर जो है जो सेल्स हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स, मीन्स ऐसे सेल्स जिनका कुछ वर्क रहता है, लाइक डिफाइंड वर्क रहता है, वो क्या करते हैं, टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो जो टिश्यू है वो ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं हार्ट और स्टोमच की बात करूँ तो दोनों का वर्क अलग अलग है। जब वर्क अलग है तो इनका प्रॉपर्टी भी थोड़ा अलग है। वहाँ पे स्टोमच क्या कर रहा है तो फूड को पचा रहा है, हार्ट क्या कर रहा है तो ब्लड को पंप कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि इसके अंदर जो सेल्स भी इस्तेमाल किएंगे वो तो थोड़े डिफर कर रहे होंगे, अलग अलग होंगे खुद से। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं हार्ट के सेल की बात करूँ तो उसमें एक स्पेशलाइज सेल्स मीन्स एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मिले, उन्होंने टिश्यू फॉर्म किया, फिर दूसरा जो टिश्यू हो गया उनसे मिल करके एक पूरा ऑर्गन बन गया। अगर मैं स्टोमच की बात करूँ तो उसके अंदर दूसरे जो स्पेशलाइज सेल्स हो गए उन्होंने मिलकर टिश्यू फॉर्म किया, फिर वो टिश्यू ने क्या फॉर्म किया तो एक ऑर्गन फॉर्म किया। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा भाई ये टिश्यू क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, जब सेम या फिर स्पेशलाइज जो सेल्स होते हैं वो जो है मिलकर, या फिर मैं इसको अगर डेफिनेशन कहूँ कि सिमिलर ग्रुप ऑफ जो सेल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू।
हाँ, इसको और डिटेल में जानोगे आप, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूज़न की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी आगे इसको देखना है, सो चिंता मत करो ना। तो यही हो गया बस इसके अंदर कि हमारे अंदर सब कुछ जो है एकदम वेल डेवलप्ड है, एक सीक्वेंस में है कि हार्ट पंप करेगा, स्टोमक जो है फूड को जो है डाइजेस्ट करेगा, इंटेस्टाइन उसके न्यूट्रिएंट्स को सोख के ब्लड में जो है उसमें भेजेगा। इस तरह सब जो है एक अलग मतलब एक अलग से सीक्वेंस में होता है, बट उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर एक पूरा एक सिंगल सेल है, उसी में सब आराम से हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नहीं होता है, उसमें भी होता है। तो ये तो हमने जान लिया कि चलो नंबर ऑफ सेल्स को देख लिया, उससे कैसे कैटेगराइज किया गया उसको देख लिया। अब देखो शेप ऑफ सेल, कि आखिर जो सेल होता है उसका शेप कैसा होता है, मतलब कि क्या सब सेल्स जो हो गए ठीक है जितने भी हैं उनका सिमिलर जो होता है शेप या फिर अलग अलग होता है, क्या होता है इसको देखने वाले हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ एक सेल वाला जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा का एग्जांपल लिया गया, मेनली अमीबा का एग्जांपल आपको हर जगह लिया गया, 9th हो गया 10th हो गया सब जगह। तो इसके बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जानना है, यही आपका बेसिक एक तरह से एग्जाम्पल में आ रहा है। तो ये जो अमीबा हो गया, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये एक सिंगल सेल्ड वाला ऑर्गेनिज्म, मतलब सिर्फ ये एक सेल का बना हुआ है। तो इसका जो शेप होता है वो डिफाइन नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। मीन्स इसका ऐसा नहीं है कि शेप जो है एकदम ऐसा क्या एकदम मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये एक शेप मैंने ड्रॉ कर दिया अमीबा का, तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा नहीं कि ये पूरा लाइफ टाइम तक ऐसा ही रह जाएगा, ये अपने शेप को जो है चेंज करता रहता है। इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, इसका जो शेप है वो हर वक्त चेंज होता है। तो अगर अमीबा का अगर आपको डायग्राम बनाने आया ना, तो अगर आप ऐसे भी डायग्राम बना दोगे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देना, मतलब लाइक इस टाइप से भी अगर आप डायग्राम बना दोगे ना, ये उतना बेटर नहीं बना, हाँ तब भी जो है आपका वो मतलब अमीबा जो है अपना शेप चेंज करता है, इसलिए उसका फिक्स डायग्राम नहीं है। सो आप कैसे भी डायग्राम बना सकते हो, इसमें यही जब बस अच्छा रहता है। तो देखो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे, आप सोचोगे कि इसका जो आपका इसका शेप है वो फिक्स्ड क्यों नहीं है। तो देखो इसका फिक्स्ड नहीं होने का वजह है स्यूडोपोडिया, यहाँ पर पी साइलेंट होता है याद रखना, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, मीन्स फॉल्स फीट। मैं इसको हमेशा से फॉल्स फीट करके याद करते आया हूँ क्योंकि ये ईजी लगता था मुझे याद करने में। तो ये जो फॉल्स फीट की वजह से ऐसा इसका जो शेप है वो जो है चेंज होता रहता है। और इसका होने का वजह देखो, यहाँ पर ये जो फॉल्स फीट है ठीक है, इससे जो है ये फूड को जो है अंदर लेता है। मतलब कि ये जो अमीबा है ये मेनली पॉन्ड वाटर हो गया उसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे कि ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ, मान लो ऐसा गड्ढा फिर ऊपर से ऐसे निकला हुआ, देन ये तो ये आपका एक फॉल्स फीट की तरह है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि एक छोटा सा फूड पार्टिकल है, तो ये फॉल्स फीट जो है ये आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इसके पास आएगा, मान लो ये जो है आगे बढ़ के यहाँ पर आ गया। जैसे ही यहाँ पर आएगा, अब ये जो फॉल्स फीट है ये जो है अपने आप में ऐसे मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो लिक्विड होगा ये पूरा ऐसे भरने आएगा, और इस तरह से क्या होगा, तो ये जो फूड है ये अंदर कैप्चर हो जाएगा। तो ये फूड कैप्चर का काम करता है, करने का मतलब कैप्चर करने का काम करता है। इसलिए इसका जो शेप है वो हमेशा मतलब एक जैसा नहीं है ना। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लिया गया, इसमें बताया हुआ है कि देखो ह्यूमन ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल जो है ये पाया जाता है, जो कि ये WBC, ये भी एक सिंगल सेल होता है, मीन्स एक सिंगल सेल जो कि अपना जो है शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि हमने अमीबा को देखा कि वो जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है, उसी तरह ये भी जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है ना। मैं एक एडिशन में बता दूं कि जो WBC है उसका वर्क रहता है कि आपके बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करना, कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया जो कि एंटर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनसे ये जो है हमारे बॉडी को बचाता है। सिंपल में कहा जाए तो जो है हमारा हेल्थ सही रहे वो जो है मेंटेन करता है। अगर वही जो है कोई जैसे बैक्टीरिया हो गया हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये जो WBC होते हैं वो उससे लड़ते हैं, उसको मारते हैं ताकि वो जो हमारे बॉडी को अफेक्ट ना कर सके। तो ये हो गया इनका वर्क, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कि ये अमीबा की तरह है कि चलो ये भी जो है अपना शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि WBC जो है वो एक सेल है, ठीक है। WBC एक सेल है, लेकिन जो अमीबा है वो एक फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब एकदम फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि ये जो है इतना डेवलप हो गया है कि वो इंडिपेंडेंट जो है रह सकता है। जैसे कि ये जो सेल है WBC, ये अगर इंडिपेंडेंट इसको देखा जाए तो ये नहीं रह सकता, लेकिन अमीबा जो है इतना अच्छे से डेवलप हो गया है कि वो अब एक ऑर्गेनिज्म की तरह हो गया है कि वो जो है अब ईजिली इंडिपेंडेंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है। तो बस एक यही इसमें जो है आपका डिफरेंस आप देख सकते हो ना। ये तुमने अमीबा का बात कर लिया और सिंगल सेल का। अगर बात किया जाए ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गए, तो यहाँ पर बेसिक जो है ह्यूमन का एग्जांपल लिया गया है कि देखो हमारे अंदर जो
ब्लड हो गया, मसल हो गया और नर्व हो गया, इन तीनों के जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, सिर्फ 3 का एग्जांपल लिया गया है, इनके जो शेप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये जो डिफरेंट शेप होते हैं ये रिलेटेड होते हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शन से। मतलब कि देखो इनका शेप जो है ये भी जो है बताता है कि आखिर उनके फंक्शंस किस तरीके के होंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो यहाँ पर जो है आपका स्फेरिकल रेड ब्लड सेल जो है, ठीक है, ये किस शेप का है, तो एक स्फेरिकल शेप का है। नाउ ये जो नीचे आप सेकंड में देख रहे हो ये स्पाइंडल शेप्ड मसल सेल, ये किस शेप का है, तो स्पाइंडल। स्पाइंडल मतलब आप देख सकते हो कि बीच में थोड़ा मोटा है ये, और इसके जो दोनों एंड पॉइंट जो हो गए वो थोड़ा सा एकदम नुकीला टाइप का या फिर एकदम पतला टाइप में है एंड जो उसका है। उसके बाद है लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स, तो ये सेल्स का आप फोटो देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रांचेस की तरह इनके निकले हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका नर्व सेल्स हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल रहा है कि ये आपका एक ग्रुप ऑफ सेल हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये एक सिंगल सेल दिखाया गया। तो यहाँ पर ये जो तीनों का शेप है ये इनके वर्क को भी डिटरमाइन करता है। जैसे कि ये ब्लड के अंदर है, ब्लड स्ट्रीम में रहने वाला जो है ये आपका रेड ब्लड सेल है, ठीक है, खून, तो ये जो है आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और दूसरे जो सेल्स होगा वहाँ तक पहुँचाता है ना। यहाँ पर मसल सेल्स हो गए हैं जो कि हमारे मसल्स में होते हैं, ठीक है। देन ये जो है आपका मसल मतलब इसको बनाते हैं, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। फिर आता है आपका नर्व सेल, तो ये जो नर्व सेल्स है ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। मतलब कि मेनली आपका पूरा जो बॉडी है उसको ये कंट्रोल करता है, मेनली नॉट फुल्ली, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो देखते हो कि सामने आपके बस आ रहा है एकदम तेजी में और आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, तो आप एकदम से झटके से वहाँ से दौड़ के भाग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा डिसीजन लेने का पूरा प्रोसेस हो गया ये आपका किसने किया, तो नर्व सेल्स ने किया। तो इसी तरह मतलब मेनली जो कि आप चल रहे हो, देख रहे हो, किसी चीज़ को देख के समझ रहे हो, तो वो सब जो है कि मेनली वर्क कौन करता है, तो ये आपका नर्व सेल्स का हो गया। मतलब ये कंट्रोल करता है बॉडी को, इवन जो है उसके कोऑर्डिनेशन जो हो गया उसमें मदद करता है कि हम जो है सही से किसी चीज़ को समझ सके, वर्क कर सकें। इसके बारे में डिटेल में 9th क्लास में जानना है पहले बता दूँ, ठीक है, बट मैंने यहाँ पर लगभग सब बता दिया जो भी इसका वर्क है। तो यहाँ पर इनका शेप्स आप देख सकते हो कि अलग अलग है, ए जो हो गया, बी हो गया, सी, इन तीनों का शेप अलग है। तो ये एक तरह से डिटरमाइन कर रहा है कि आखिर इनका वर्क कैसा कैसा है, अलग है कि नहीं। तो ये तो बेसिक सा कुछ एग्जाम्पल था। नाउ इनका शेप जो है इसको कौन डिटरमाइन करता है, मतलब इनका शेप इस टाइप से है लेकिन आखिर क्यों है। शेप वैसा होने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए चीज़ जो कि वैसा इनको शेप दे रहा है, उस तरह का इनको बनावट दे रहा है। तो ये हो जाता है एक मेम्ब्रेन। तो देखो जो सेल जो होता है, ठीक है, वो आपका इनक्लोज्ड मतलब कि मतलब एक ढक्का टाइप में कर सकते हो, वो मेम्ब्रेन से होता है। मतलब कि एक जो पूरा अगर सेल हो गया, ठीक है, अगर आपका ये एक पूरा सेल हो गया, ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन हो गया इसके अंदर पूरा सेल्स के पार्टिकल्स हो गए, तो ये जो है आपका बाहर का जो परत होता है ना इसको मेम्ब्रेन कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि एक थिन कवर टाइप में। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ शेप टू ए सेल, और ये क्या करता है, शेप देता है। लाइक मेम्ब्रेन इस शेप में भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर आपको देखा जाए एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में जो भी सेल होता है उसका जो आउटर मोस्ट जो आप कह सकते हो बाउंड्री, वो आपका होता है क्या चीज़, तो सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको अदर वर्ड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आपका एनिमल्स में हो गया, मीन्स उसका एक बाउंड्री टाइप का समझ लो, या फिर बाहर का कवर टाइप में। वही अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के पास सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, जैसे कि ये तो उनके पास हुआ है, उनके पास एक एडिशनल कवर होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका प्लांट के अंदर जो कि है सेप रेडिगेटिव, जो कि होता है सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल हो गया ये इसके इस मेम्ब्रेन के भी बाहर लगा रहता है। मतलब एनिमल्स के अंदर सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होता है आउटर मोस्ट में उसका कवर टाइप में सेल का, बट जो एनिमल्स प्लांट्स जो होते हैं उनके मेम्ब्रेन जो होता है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर भी एक लेयर होता है जो कि होता है सेल वॉल का, या फिर आपका कवरिंग जो होता है। तो ये जो है आपको सेल वॉल इसलिए होता है ताकि वो जो है रिजिडिटी देता है, मीन्स हार्डनेस बढ़ाता है। जैसे सेल जो हो गया उसका शेप जो है उसका हार्डनेस बढ़ाता है कि वो उस शेप में रहे। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी सेल वॉल होता है। मतलब प्लांट्स के अंदर तो होता ही है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, प्लांट के अंदर होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होता है, ठीक है। और भी अगर आपका देखा जाए वायरस ये सब तो उसका यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया गया है, मे बी शायद जो वायरस होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। अब यहाँ पर आगे देखो साइज ऑफ सेल। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा कि सेल का जो होता है शेप देखा, जैसे एमीबा हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया। उसके बाद हमने देखा कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिनके अंदर एक ऐसे ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्स होते हैं, उनमें जो अलग अलग जो शेप्स ऑफ सेल्स होते हैं उनका एक अलग फंक्शन होता है। इनका जो शेप जो है ये कौन देता है, तो सेल मेम्ब्रेन देता है, जो कि आपका प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। लेकिन प्लांट में एडिशनल में एक सेल वॉल भी होता है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग टाइप में, ठीक है। अब देखो
साइज ऑफ सेल, कि आखिर इसका साइज कितना होता है। तो देखो इसका जो साइज है वो मिलियनॉथ ऑफ अ मीटर, मीन्स माइक्रोमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसको माइक्रोन भी कहा जाता है। अगर मैं इसको मैथ के वैल्यू में बताऊं तो एक सेकेंड, अगर आपको इसको मैथ के वैल्यू में बताऊं तो ये होगा आपका 1 इंटू, ठीक है, 10 टू द पावर -6, नॉट 6, इट्स -6। -6 हुआ मतलब कि आपका ये जो माइनस में जो वैल्यू रहता है ना, ये आप शायद क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो ये आपका नीचे चला जाता है, मतलब कि यहाँ पर ऐसे। तो 1, सॉरी यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा 1, तो ये आपका सॉरी यहाँ पे 0, ये 1 यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली देखो तो 0 पॉइंट, ये बीच में 0.1 2 3 4, यहाँ पर एक और 0, तो 5 0 एंड 1, मतलब इसका इस तरह से वैल्यू है। इजी में आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ क्या है, तो इसका साइज जो है इतना तक होता है। तो अगर मैं साइज आपको बताऊँ दो टाइप में, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका साइज है आपका 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया का है एक तरीके से। और जो लार्जेस्ट सेल का जो साइज है वो आपका है 170 mm, ठीक है, इंटू 130 mm। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है ये जो 170 वाला जो है, ठीक है, मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर, ये जो है ये एक ऑस्ट्रिच का है जो कि इतना बड़ा होता है कि आप उसको इजीली देख सकते हो। बट जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका माइक्रोमीटर में है, जो कि यहाँ पर इसका वैल्यू है। इवन आप याद कर सकते हो उसको, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन हो सकता है, इवन जो आपका एग्जाम में आ भी सकता है। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसमें बोला गया है कि अगर आप मुर्गी के अंडे को गर्म करते हो, ठीक है, और उसके बाहर के सेल को हटाते हो, तो उसके अंदर आपको एक वाइट मटेरियल दिखेगा जो कि है एल्यूब्यूमिन। और उसके अंदर जो है अगर उसको भी हटाते हो तो उसके अंदर जो है आपको एक येलो पार्ट दिखेगा जो कि ये यॉल्क। तो ये जो पूरा है ये पार्ट है आपका एक सिंगल सेल का, मतलब ये जो दोनों है आपका ये सिंगल सेल का पार्ट है। ये लोग बात है कि अगर आप उसको बॉयल नहीं करते हो, अंडे को वैसे ही रहने देते हो, और अगर वो मुर्गी के पास रहता है, मीन्स उसको एक सही टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, तो वो बाद में जो है उसके अंदर जो सेल है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेगा एंड देन जो है एक चूजा जो पूरा है वो बन जाएगा। तो ये तो आपको बस एग्जांपल दिया गया था कि फ्रेश एग लो, उसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आप हटाओगे देखोगे तो उसके अंदर वो आपको कुछ पार्ट्स दिखेंगे, वाइट मटेरियल एंड येलो मटेरियल, जो कि एक पूरा एक सिंगल सेल है। आर द सेल इन द एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रैट। अब देखो क्वेश्चन कोई बच्चे को ये आ सकता है कि भाई अगर ऑर्गेन बड़ा है किसी, जैसे कि मैंने बताया कि टाइगर अगर देखा जाए, ठीक है, और एलिफेंट को, तो टाइगर से बड़ा जो स्टोमच है, मीन जो पेट है, वो एलिफेंट का होगा। तो यहाँ पर ऑर्गेन तो बड़ा हो गया, सीधी सी बात, लेकिन क्या जो सेल है वो भी बड़ा होगा? मतलब क्वेश्चन ये हो सकता है क्या सेल भी बड़ा होगा? तो देखो यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सेल जो है, ठीक है, उसका कोई रिलेशन नहीं है कि उसका साइज कितना है। मीन द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि प्लांट बहुत बड़ा है, एनिमल बहुत बड़ा है, तो उसका जो दूसरा छोटा एनिमल है उसके मुकाबले में जो सेल होगा वो छोटा या बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 10 जो भी सेल होता है, ठीक है, जैसे कि आपका एलिफेंट हो गया या फिर रैट हो गया, इसके अंदर जो भी सेल्स होते हैं, लाइक अगर आप मैं स्टोमच का बात करूं तो वो दोनों ही बराबर होते हैं। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन से ये, मतलब कि अगर मैं उसमें बात करूं दोनों के हार्ट को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हार्ट देखो एलिफेंट का वो बड़ा होगा किससे, रैट से, लेकिन यहाँ पर अगर मैं साइज ऑफ सेल की बात करूँ तो दोनों में ही जो है साइज ऑफ सेल सेम होगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो नंबर ऑफ सेल का। वहाँ पर हार्ट जो है एलिफेंट का उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा एक बड़ा हार्ट बना है। बट वही जो रैट है उसमें नंबर ऑफ सेल्स थोड़े कम है आपके एलिफेंट से, लेकिन यहाँ पे साइज क्या है, तो दोनों में बराबर है, बस नंबर ऑफ सेल्स की पूरी बात है। यहाँ पर यही देखा गया। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, मतलब इसमें नर्व सेल्स का एग्जाम्पल दिया गया कि नर्व सेल्स उसी में होते हैं, एलिफेंट हो गया और रैट दोनों में होते हैं, ठीक है, जो कि उनके बॉडी का हो गया पूरा या फिर फंक्शंस हो गया उसको परफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि नर्व सेल्स का जो नंबर है वो बस कम ज़्यादा होगा, एलिफेंट में नर्व सेल्स ज़्यादा होंगे, रैट में कम होंगे, बट जो साइज़ है वो दोनों का सेम होगा। मतलब यहाँ पर जो है साइज जो है ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आखिर जो सेल है उसका वर्क क्या है, या क्या वो हार्ट का है, क्या वो मसल है, क्या वो ब्लड है, क्या वो नर्व सेल्स है, बस उसी पे। उसका ये डिपेंड नहीं करता कि एनिमल या फिर प्लांट कितना बड़ा छोटा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा था जो कि आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। नाउ आता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं।
तो हाँ, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि देखो क्लास 7 में हमने जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा आता है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट मतलब क्या, फूड को डाइजेस्ट करना। देन यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखो ये डिफरेंस इसका क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो फूड है जो कि पचा है, मतलब जो डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, उसको ब्लड स्ट्रीम में भेजना, ये एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब कि मैंने क्या किया कि जो मेरा बॉडी जो हो गया, जैसे कि डाइजेस्ट हुआ फूड, ठीक है, वो जो फूड है उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गया, मेनली जो डाइजेस्टिव फूड क्या उसमें से न्यूट्रिएंट्स ही होंगे, उसको लिया, उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका एसिमिलेशन, कि वहाँ पर क्या है कि जो ब्लड स्ट्रीम में जो न्यूट्रिएंट्स था वो अब जो है किसी दूसरे सेल के पास पहुंचाया गया जिसको उस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत थी, तो ये आपका हो गया एसिमिलेशन। मतलब कि डाइजेस्ट हुआ फूड, ठीक है, डाइजेशन होने के बाद जो फूड जो है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेजा गया, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर उस ब्लड स्ट्रीम का जो न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचा आपका किसी दूसरे सेल के पास जिसको उस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, तो ये एसिमिलेशन हो गया। मतलब वहाँ पर ब्लड स्ट्रीम से न्यूट्रिएंट्स सेल में पहुँच रहा है। तो ये हो गया तीनों, बहुत बेसिक्स था जो कि मैंने समझा दिया, और हाँ इसको समझाना ज़रूरी भी था। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, मीन्स जो ऑर्गन्स हो गया उनका अलग, जैसे मैंने बताया जो स्टोमच है वो फूड को पचाएगा, हार्ट है वो बीट करके जो ब्लड हो गया उसको मतलब पंप करता है, पूरा बॉडी में जो है सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया इनका अलग अलग वर्क। यहाँ पर प्लांट का दिखाया गया जैसे एग्जांपल में कि जो रूट होता है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, जैसे देखो, ठीक है, तो रूट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब्स कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को। जाइलम उसके अंदर होता है जो कि उस वाटर हो गया उस मिनरल्स को जो है पूरे जगह पहुँचाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपका फ्लोएम होता है जो कि आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया उसको यहाँ सर्कुलेट करता है। तो ये शायद 9th का टर्म है, मुझे नहीं लगता, मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा में बता दिया। तो यहाँ पर क्या है कि सबका अलग अलग वर्क है। ऑर्गन्स की अगर आप बात करो, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उनके अंदर सबका अपना अलग अलग वर्क है, सभी अलग अलग ऑर्गन्स का, सब ऐसा नहीं कि एक ही काम करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यू। सभी ऑर्गन जो है टिश्यू से बने होते हैं, और टिश्यू किससे बनते हैं, तो सेल से बनते हैं। तो क्या है, अ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब एक सेल जो कि आपका कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका स्टोमच का सेल हो गया, वो क्या कर रहा है, तो वहाँ पे वो आपका मतलब स्टोमच में जैसे कि फूड डाइजेशन होता है उसका प्रोसेस में जो भी आता है तो वो उसमें हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेल हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी सेल्स होंगे वो सब सिमिलर या फिर स्पेसिफिक फंक्शन वाले होंगे, वो मिलकर एक टिश्यू बनाएंगे। देन जो दूसरे सेल्स हो गए वो जैसे कि जो कि उससे थोड़ा सा अलग वर्क करते हो, वो जो है आपका टिश्यू बनाएंगे, वो मिलकर पूरा एक स्टोमच बनाएगा। ऐसा नहीं कि स्टोमच हो गया उसके अंदर सिर्फ एक ही टिश्यू से पूरा स्टोमच बना हुआ है। यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वर्क करने वाले जो सेल्स हो गए उन्होंने मिलकर अलग अलग टिश्यू बनाया, फिर वो टिश्यू जो है मिलकर आपका एक पूरा ऑर्गन बनाया है। नाउ यहाँ पर आ रहा है, पहली रियलाइज दैट an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in living organism is a basic structure unit. मतलब कि आप देख सकते हो कि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंटेस्टाइन का, जो कि बेसिक सा एग्जांपल, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, तो देखो क्या है कि जो इंटेस्टाइन है उसका एक शेप दिया गया, तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि उस शेप को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाए जो कि एक शेप को मेंटेन कर रहा है। फिर जो है दूसरे सेल्स मिलकर एक जो कि एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका वर्क होता है कि एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिएंट्स को, तो उन्होंने मिलकर टिश्यू बनाया। और वो जो टिश्यू है, मान लो ये दोनों मैंने बेसिक एग्जांपल दिया है, ये दोनों फॉर्म करके एक ऑर्गन बनाया, जिसके अंदर क्या हुआ, तो जो पहला सेल था जो कि क्या कर रहा है, तो उसका परत बना रहा है, उसका मतलब आप बोल सकते हो एक शेप दे रहा है इंटेस्टाइन को। तो ये पहला जो सेल जिसने टिश्यू फॉर्म किया उसका वर्क हो गया। दूसरा आपका जो सेल था जिसने टिश्यू फॉर्म किया था उसका क्या काम था, एब्जॉर्ब करने का, तो वो भी मिल गया। इस तरह से एक पूरा इंटेस्टाइन बन गया जिसके अंदर उसको शेप भी मिला है और वो अब जो है एब्जॉर्ब भी कर रहा है, मतलब मिलकर जो है यहाँ पर एक पूरा इंटेस्टाइन बन गया। तो देख सकते हो इसमें डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ रहा है पार्ट्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब आप कह सकते हो कि जो सेल है उसका बाहरी जो मैंने बताया कवर टाइप में जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, कि एक सेल जो होता है उसका आउटर मोस्ट में क्या होता है, तो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में,
ठीक है। बस प्लांट में एक एडिशनल होता है सेल वॉल, जिसको आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर आपको बेसिक अभी दो ही बताया गया है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। दिस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर एक डायग्राम बनाया जाए, मान लो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है, तो ये जो आप बाहर का ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर, तो ये आपका एक सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर देखो आप, ये अगर मैं इसको बताऊं तो ये अब क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस। और ये जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ रहता है, मतलब ये जो पूरा देखो क्या है, न्यूक्लियस बीच में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके आसपास में जो है एक लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यही कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि पूरा लिक्विड यहाँ पे भरा रहता है, और उसके अंदर एक और न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, साइटोप्लाज्म हो गया, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको भी जस्ट आगे देखना है। तो ये बेसिक्स था। यहाँ पर क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। दिस और सेल मेम्ब्रेन को जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट ही में बता दिया था जब इसका बात हुआ था। तो सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम में आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium। यहाँ पर जो है जितने भी सेल्स हो गए, ठीक है, अलग अलग सेल्स, उनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक दूसरे को अलग करता है उनसे, और वहाँ के सराउंडिंग मीडियम से भी, मतलब कि जैसे कि सेल अगर कहीं पर है तो उसके आसपास में जो भी है, जैसे उसके आसपास में सेल हो गया, वाटर हो गया, जो भी हो गया, वो सबसे अलग करता है उसे। The plasma membrane is porous and allow the movement of substance or material both inward and outward। देखो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जा रहा है, तो ये कंफ्यूज मत होना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहो, दोनों सेम चीज़ है। एनसीईआरटी कोई भी चीज़ को घुमा के देता है। तो देखो क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसको बात कर रहा हूँ, ये पूरा सेल है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी इसका शेप ठीक नहीं है, हाँ, इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर इसके आस ही पास में एक और सेल है, ठीक है, इसमें उसका न्यूक्लियस हो गया। ये एक आई की तरह बन गया है वैसे। तो यहाँ पर क्या है कि और एक और जैसे मैं सेल बना देता हूँ, ठीक है ना, इसके अंदर जो सेल होता है उसको भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एसिमिलेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट जो कि ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं वो आपका सेल में जाता है। तो अगर इसको जरूरत होती है तो इसमें सीधी सी बात है, अब इसको एंटर करने के लिए चाहिए ना जगह भाई, सेल जो है उसको भी एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर अगर मान लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स इसके पास आ रहा है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूँ, ये अगर पूरा ब्लॉक रहेगा एक बाउंड्री की तरह, जो कि ना अंदर बाहर करने नहीं देगा, मतलब किसी भी चीज़ को, तब तो सीधी सी बात है सेल के अंदर कुछ भी ना अंदर जा पाएगा ना कुछ बाहर आ पाएगा। तो सेल जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स भी अंदर नहीं जा पाएगा, और सेल के अंदर जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट वैसे होता है जो 9th में जानना है, चलो, तो वो भी बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो एक बाउंड्री टाइप का हो जाएगा, घेरा, जो कि कुछ नहीं है, मतलब कोई वर्क का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल में बात करूँ तो ये जो वॉल होता है ना, इसके अंदर पोरस मतलब छोटे छेद टाइप में होता है, जो कि आपका हेल्प करता है या कि जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर आने जाने में। ऐसा नहीं कि कभी भी कोई भी, यहाँ पर ये भी जो है मतलब एक ऐसा सिचुएशन बनाता है जिसके अंदर वो जो है किसी चीज़ को कब जो है इंटेक करेगा, कब उसको बाहर निकालेगा, मतलब कोई भी सामान को जैसे न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना, ठीक है, ना लेना, ये सब यही डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर पोरस होता है, मतलब मान लो दरवाजे की तरह काम करता है ये। तो ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में ना। आपका आगे क्या आ रहा है कि एक्टिविटी 8.3, जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि ऑनियन जो पल्प होता, बल्ब हो गया, ठीक है, या फिर आप उसका जो छिलका रहता है ना, उसका अगर उसका पतला से उसको निकालोगे, उसको चेक करोगे, तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा सेल देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो उस सेल के अंदर भी कुछ और जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और भी क्लियर आप देख पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, इसी का एग्जाम्पल देते हुए देखो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो कोई भी ओनियन सेल को, तो ओनियन सेल को देखने के लिए ओनियन का पील लिया गया है, मीन्स उसका छिलका लिया गया है, उसको जो है रखा गया है आपका माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर देखा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो बाउंड्री देख रहे हो ना आप, इसका ये क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है, इसका अनदर नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस है, और ये जो खाली सब्सटेंस टाइप का आपको लग रहा है, ये जो पूरा, ये एक तरीके से यहाँ पर लिक्विड भरा होता है, जो कि होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। यहाँ पर अदर से देख लेते हैं, जो बुक का लैंग्वेज है उसको भी। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या है, इसके सेंटर में जो भी है उसको न्यूक्लियस। ये ऐसा नहीं कि एकदम प्योर सेंटर में हो, देखो यहाँ पर किनारे में भी है, बट हाँ ये आपको किसके अंदर रहता है, तो आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियस। और जेली लाइक सब्सटेंस मीन्स इसके अंदर देखो यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ना, जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कि क्या है, साइटोप्लाज्म।
बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन हो गया मीन्स उसका बाहर का लेयर और न्यूक्लियस के बीच में जो भी लिक्विड टाइप का या फिर जेल लाइक सब्सटेंस होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट सेल नीड सेल वॉल्स। अब प्लांट सेल को सेल वॉल क्यों चाहिए यार? देखो एनिमल जो सेल्स हो गए, ठीक है, उनके पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल जो मेम्ब्रेन हो गया वो रहता है, ठीक है। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें एक एडिशन में सेल वॉल भी होता है। तो आखिर ये क्यों होता है? तो इसका ईजी सा आंसर ये है कि देखो हम लोग जो है मूव कर सकते हैं, हम लोग चल फिर सकते हैं, हम लोग जो है टेम्परेचर इस सब के मुताबिक जो है उस तरीके से मतलब अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो जहाँ पर है वहीं पर स्थिर रहते हैं, इसलिए उनको जो है टेम्परेचर हो गया, हाई विंड अगर वहाँ पे होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हो गया, उन सबसे प्रोटेक्शन चाहिए। हमारा क्या है, हम लोग मूव कर सकते हैं, इवन हम लोग जो अपना शेल्टर ढूंढ के हम अपने आप को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि हम लोग मूव कर सकते हैं। और मूव कर सकते हैं मतलब कि अगर सेल वॉल हमारे अंदर रहता है ना तो हम लोग मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे बॉडी को इतना रिजिड बना देता है, इतना हार्ड बना देता कि हम लोग का सेल जो है वो मूव नहीं कर पाते, मतलब हम लोग जो है मूव नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है हमारे अंदर जो सेल वॉल नहीं होता है इसलिए हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं। हम लोग जो है जितने भी नेचर का जो भी चीज़ हो गया लाइक प्रोटेक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, हाई विंड, सबसे हम लोग कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन जो प्लांट होता है उसको एक ही जगह रहना रहता है, एकदम जगह खड़ा एकदम, तो इसलिए वहाँ पर उसको सब चीज़ से बचना रहता है और वो मूव कर नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर उन लोग के अंदर सेल वॉल रहता है, क्योंकि ये जो सेल वॉल रहता है एकदम आउटर मोस्ट उनका लेयर टाइप में एक तरह से बना देता है सेल का, जो कि एकदम हार्ड रहता है, जो कि इन सब चीज़ से जो इनको प्रोटेक्ट करता है कि ऐसा ना कि ज़्यादा धूप पड़े तो इनका बॉडी जो है मतलब इनका बॉडी क्या हो, जो उनका परत है जो प्लांट का वो ख़राब ना हो, कहीं ऐसा ना कि मतलब उसका जो प्लांट है वो एक ही जगह पर रहता है तो हाई विंड हो गया, टेम्परेचर से वो मतलब जो प्लांट है वो मर ना जाए, इसलिए वो जो है प्रोटेक्शन एक तरीके से देते हैं। शील्ड मान लो उसका, बाहरी शील्ड, जैसे कि हमारा कैप्टन अमेरिका होगा, उनका जो शील्ड होता है जो सबसे प्रोटेक्ट करता है उस टाइप से। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया है कि कुछ प्लांट्स टाइप में कि जैसे ट्रेडेस सैंटिया, ठीक है, एलोडिया, रियो, ठीक है, इन सब को आप जो है चेक कर सकते हो। वैसे चेक क्या, आप लोग शायद ये अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो इनका आपको फोटो दिख जाएगा, मे बी आपके आसपास में ये प्लांट्स दिख भी जाए। वैसे दिख जाएंगे तब भी आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा इसको ध्यान से देखने के लिए। इसलिए बेसिक एग्जांपल आपको ओनियन पील कर दिया जाता है, ये इजीली मिल जाता है। अगर आप स्कूल में होते तो आपको दिखाया भी जाता, क्योंकि हम लोग को भी ये दिखाया गया था कि कैसा होता है। सो आप लोग को भी जो दिखाया जाता कि इसका स्ट्रक्चर, वैसे आपको इससे ज़्यादा और डिटेल में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो स्कूल का भी जो माइक्रोस्कोप होता है मेनली वो ज़्यादा भी मतलब नहीं होता है, उतना अच्छा भी नहीं होता कि ज़्यादा डीप देख पाए, बस एक नॉर्मल टाइप में होता है। सो अगर एक चीज़ और बता दिया जाए तो यहाँ पर ये जो आपका फोटो में दिखाया गया है इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, यही दो चीज़ को बताया गया। इवन ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है ये किस चीज़ का है, तो सेल मेम्ब्रेन। इसी में एक और जो आपका बाउंड्री है, मतलब ये इतना नहीं बोल सकते हो कि डीप में नहीं दिखाया गया है, इसको और जूम किया जाता है तो यहाँ पर इसका एक इसी से सटा एक और बाउंड्री दिखता है जो कि होता सेल वॉल। मतलब कि प्लांट्स में सभी चीज़ में क्या होते हैं, तो सेल वॉल होते हैं, जो कि यहाँ पर उतना डीपली जो है आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ना। अगर आप जो है चाहते हो ये देखना कि आखिर जो ह्यूमन सेल होता है वो कैसा होता है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ के ही चमड़े को काट दो, ऐसा नहीं है। इसको ईजी वे में अगर देखना चाहते हो तो आपका ये जो चीक जो है ना, ठीक है, इनसाइड योर चीक, यहाँ पर जो है आप किसी चीज़ से लाइक कोई भी मतलब पतला सा लकड़ी टाइप में, मतलब साफ़ सुथरा, कोई भी गंदा लकड़ी मत ले लेना, उसको जो अगर आप वहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे रब करोगे ना तो वहाँ से उसका जो ऐसा कस कर मतलब नहीं बोलते जोर से, मतलब जो आप रब मत कर देना, अंदर से पूरा छिल जाएगा। तो अगर आप इसको हल्के से रब करोगे तो उस पर आपका सेल आ जाएगा। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा कि साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, बट वहाँ पर सेल वॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, जैसे कि यहाँ पर आपको सेल वॉल का जैसे जिक्र नहीं किया गया है बट यहाँ पर होता है। ये जो है फोटो जो दिया गया ना ये डिटेल में नहीं दिया गया है, ठीक है ना, मतलब बस ऊपर ऊपर से दिखाया गया। यहाँ पर देखो ह्यूमन चिक का आपको दिखाया भी गया है कि इसमें आपको एक सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगा, न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा। तो ये बाहरी पार्ट सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक और लिखा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, इसके बाहरी जो आप कवर को कहोगे क्या है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो वर्ड देखो कितना अलग है, वो है न्यूक्लियस, यहाँ पर सी के बाद LEUS है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर न्यूक्लियर है। देखो थोड़ा वर्ड में डिफरेंस है, इसलिए याद कर लेना। मेरे भी साथ कंफ्यूजन हुआ था क्लास 8 में, वैसे आपके साथ नहीं होगा फिर भी। साइटोप्लाज्म, यहाँ पर आप लोग अब साइटोप्लाज्म के बारे में देख लो। तो ये क्या है, जेली लाइफ सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग उतना जैसे देखते आ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। लाइक देखो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो ये क्या है, बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, बीच में क्या है साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर और भी डॉट डॉट प्रोडक्ट जो दिखाए जा रहे हैं वो भी आपका है, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग आगे, सो कंफ्यूज मत होना। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स, यहाँ पर इसको याद कर लो, ये वर्ड जो है बहुत ज़रूरी है, ये आपका हर जगह आता है। तो यहाँ पर क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, या फिर उनको कहा जाता है ऑर्गेनल्स, ठीक है, ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो कि उसके अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। मतलब वो अकेला नहीं है, वो वहाँ पर अकेला जेली लाइक सब्सटेंस नहीं है, वहाँ पर उसके अंदर भी कुछ होते हैं। वो क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा, जिसको यहाँ सीधे ही लिख दिया गया है कि आप इसको आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे। सो यहाँ पर आपको दिमाग अपना खर्च नहीं करना है, ठीक है। तो देख सकते हो कि यार अब कैसे कैसे डीप में जाया जा रहा है। पहले हमें एकदम बेसिक से दिखाया गया कि भाई सेल ऐसा होता है, फिर दिखाया गया कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बारे में। अब बताया जा रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं उनके बारे में, लेकिन उसको बोला गया है आपको पढ़ना किस में है, तो 9th और 10th में। अब देखो न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ तक हमने देख लिया साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और उसके अंदर जो है और भी सारे ऑर्गेनल्स, जिसको आप कह सकते हो कि अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ये वर्ड याद कर लेना, अदर कंपोनेंट्स से अच्छा रहेगा वर्ड लिखना ऑर्गेनल्स, जिनका एग्जाम्पल भी दे दिया गया, याद कर लेना हो सके तो। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या है आपका सेंटर ऑफ, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। हाँ, मेनली सेंटर ऑफ सेल होता है, बट जैसे फोटो में ही आपको दिख रहा है कि मेनली कहाँ पर है, सेंटर में, नॉट प्योरली सेंटर में नहीं दिखाया गया है, बट हाँ ये सेंटर में होते हैं। इट कैन बी स्टेन्ड एज सीन इजली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप से बोला जाए देखा जा सकता है, बट मेरे स्कूल वालों में मतलब जो माइक्रोस्कोप था उसमें नहीं दिखा हमें, पता नहीं कैसा था वो। न्यूक्लियस होता है, हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस देखो क्या, हमने अभी जस्ट क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब क्या कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को जो है अलग करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, जो कि सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। अब इसमें भी पोरस होता है, मीन्स इसमें भी छेद होते हैं ताकि ये भी जो है मूवमेंट अलाउ कर सके उसके अंदर से कोई भी चीज़ आने जाने के लिए। जैसा कि हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन था, उसके अंदर भी आपका था पोरस था वो भी, जिससे वो भी जो अलाउ करता था कि कोई भी चीज़ अंदर बाहर आया जा सके। यहाँ पर हमने इन सब के बारे में एकदम डिटेल में जाना। अब एक चीज़ देखो और क्या बता रहा है कि अगर आप न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस, अब उसके अंदर भी जूम करोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोस, ठीक है। अब ये भी अलग सा एक सब्सटेंस हो गया जो उसके अंदर मिलता है, कंपोनेंट आप कह सकते हो कि अंदर मिलता है। न्यूक्लियस कॉन्टेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये बहुत मतलब मेन है जो कि जानना जरूरी है। क्रोमोसोम्स किस में होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैरी करते हैं जीन्स। देखो क्या है कि ये जो है आपका इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब कि जो पेरेंट्स है उनके बच्चों में जो है उनका कैरेक्टर ट्रांसफर करता है। लाइक यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में कहा गया है कि अगर जो जीन्स हो गया, जैसे देखो ब्राउन अगर हेयर रहता है मदर का या फिर फादर का ब्लैक, तो इनका जो कैरेक्टर रहता है हेयर का, ठीक है, जीन्स क्या करते हैं उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं उनके बेटों में। हो सकता है बेटे का जो कलर होगा वो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा। इवन जो है जीन्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया, बस इतना समझ लो कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जो आपके मदर फादर का है उसको जो है ट्रांसफ़र करता है उनके चाइल्ड में। तो ये एकदम बेसिक्स है, इसको 9th या 10th में शायद पूरा जानना था। तो इतना समझ लो कि कैरेक्टरिस्टिक ये जो है आपका रखता है पेरेंट्स। तो देखो न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस जान लियो कि न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस में मेनली क्या जानना है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है जो कि जीन्स कैरी रखता है। क्या रखता है, जीन्स कैरी। अब देखो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इज इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल। अब ये कंट्रोल सेंटर भी है, मतलब इसका वर्क सबसे ज़्यादा है। बोल दो तो भाई ये एक तरह से मेन आप कह सकते हो इसका वर्क है। द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म।
अब लिविंग सेल के अंदर जो भी एंटायर कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं जो कि लिविंग है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखो मेनली आप कह सकते हो कि लिविंग सेल, ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को जो है सिंपल वे में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? तो क्या है प्रोटोप्लाज्म के अंदर? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है कि सेल के अंदर का लिविंग सब्सटेंस। तो यहाँ पर मैं आपको ज्ञान के लिए बता दूं कि देखो जो सेल होता है इसके अंदर बहुत सारे चीज़ होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या, इसमें अदर ऑर्गेनिज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब तो होते ही हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग सब्सटेंस है सेल के अंदर का लिविंग सब्सटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। जो नॉन लिविंग होते हैं उनका भी कुछ वर्क रहता है, बट समझ में आ गया कि सेल के अंदर भी लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है ये तो लिविंग होते ही हैं, लेकिन इसके साथ और भी जो होते हैं कुछ जो कि लिविंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया क्योंकि ये स्मॉल क्लास है। लेकिन आप इसको सिंपल समझ लो कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, जो कि लिविंग सब्सटेंस है सेल का। ये नहीं कहा जा रहा है कि यही दोनों सिर्फ लिविंग है और कोई लिविंग ही नहीं है, और भी कुछ लिविंग है, बट इन दोनों को एक अलग सा नेम ही दे दिया गया है कि ये प्रोटोप्लाज्म है। पहली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज सेम इन सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर सेम होता है? मतलब कि क्या सब में न्यूक्लियस जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही है या फिर नहीं होता है उसको? तो देखो यहाँ पे जानते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। या फिर आप कहो कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, सब में होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है या फिर वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया एक सिंगल सेल या यूनिसेलुलर आप बोल सकते हो ऑर्गेनिज्म है। दिस इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियस तो है बैक्टीरिया में, बट उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब जो ये मेम्ब्रेन यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये मेम्ब्रेन जो इसका बाहर का परत है ये उसके अंदर नहीं होता है। तो ये पता नहीं किस टाइप से खुला जो है अंदर घूम रहा होता है। तो द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विथआउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मटेरियल कहा गया, नॉट यहाँ पर न्यूक्लियस कहो या फिर न्यूक्लियर मटेरियल विथआउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टर्म्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब कि ऐसे सेल जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है जो कि है न्यूक्लियस, बट उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब उसका मेम्ब्रेन नहीं है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक मतलब कि बिछड़े हुए सेल्स मीन्स जो अभी वेल डेवलप नहीं है। इसका एग्जाम्पल में देखो प्रिमिटिव, देखो प्रिमिटिव मतलब बिछड़ा हुआ पुराना टाइप में, और कैरियन मतलब कि न्यूक्लियस मीन्स पुराने वक्त का जो कि डेवलप्ड नहीं है ऐसा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस तो होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसका मेम्ब्रेन नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? दो है, बैक्टीरिया और ब्लू एल्गे। तो यहाँ पर दोनों में बी जो है वो फर्स्ट लेटर है, तो आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। मतलब ट्रिक ढूंढना चाहिए आपको, कैसे आप किसी चीज़ को याद कर सकते हो, एक तरीका। नाउ द सेल लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स, लाइक आप बोल सकते हो कि प्लांट सेल या एनिमल सेल, हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस तो होता है, उसके साथ उसका मेम्ब्रेन जो कि है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो भी होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर जो है आपका यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, या फिर आप कहो कि एक वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही है, उसका मेम्ब्रेन भी साथ में होता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया और ब्लू एल्गाई को छोड़ के सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब देख सकते हो कि हाँ ये सब में होता है। तो सिर्फ यही दो एक एग्जाम्पल है किसके? तो प्रोकैरियोटिक के। तो इसको याद कर लेना, ये बहुत मेन है एक तरीके से। अब देखो, अब इसमें क्या है ना कि जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं ना बेसिस स्टार्ट होता है। लाइक बचपन में ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट एलसीएम स्टार्ट किया, हम पहले जाने कि मैथ क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, ये सब जाने, उसके बाद एलसीएम पे ये सब पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें सेल के बारे में बताया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके बारे में बताया। अब बोल रहा है अब उसको और जूम करोगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहा है कि अगर आप ओनियन सेल को जो है माइक्रोस्कोप से देखते हो अंदर, तो अगर आप उसमें नोटिस करते हो, उसको और जूम करके अच्छे से देखते हो, तो वहाँ पर जो है आपको
डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के अंदर ब्लैंक लुकिंग सब्सटेंस, देखो क्या है वो, वैक्यूल। यहाँ पर देखो, ये पूरा आपका एक सेल, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर वाला, उसका बाहर वाला सेल वॉल, ठीक है, बाहर वाला देखो यहाँ पर बताया हुआ है डिटेल में, सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल वॉल। इसके अंदर ये जो लिक्विड टाइप का दिख रहा है ना यहाँ पर, ये लिक्विड टाइप का, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर ये जो पूरा बड़ा सा एरिया खाली सा दिख रहा है, ये आपका है वैक्यूल। देख रहे हो कितना बड़ा एरिया कवर किया है सेल का। तो ये सेल का सबसे लार्जर एरिया कवर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका वाटर ये सब रहता है वैक्यूल का, और एक तरह से ये जो मदद करता है कि इसका जो शेप है वो एक टाइप से रहे। सिंपली क्या है, वैक्यूल क्या करता है, एक सेल का एक शेप देता है, शेप मतलब मेम्ब्रेन तो शेप देता ही है, बट ये हेल्प करता है कि उसको वैसा रहने के लिए वो बदले ना, मतलब वो एकदम चेंज ना हो, एकदम सेम वैसा रहे। इवन जो ये स्टोर करता है वाटर को भी अपने अंदर। अब यहाँ पर है न्यूक्लियस, आप यहाँ पर देख सकते हो, साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर और भी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर आप देखो प्लांट्स के बाद एनिमल सेल को, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन है बट सेल वॉल नहीं है। इसके अंदर वैक्यूल है, लेकिन देखो कितना छोटा वैक्यूल है, देखो देखो ये छोटा सा वैक्यूल, और भी है यहाँ पर वैक्यूल्स, बट यहाँ पर छोटा वैक्यूल है, इसके अंदर एक ही वैक्यूल है, लेकिन देखो कितना बड़ा वैक्यूल है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस है, बोथ दोनों में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, वैक्यूल हो गया, मेम्ब्रेन हो गया, दोनों में, मतलब इसके अंदर क्या है, तो वैक्यूल बड़ा है तो इसमें छोटा है, इसमें सेल वॉल है तो इसमें नहीं है। और भी चीज़ है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको, ये आपका कुछ डिफरेंसेस हो गए इसमें। यहाँ पर देखो, दे यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो हो गया ना, इसके अंदर स्मॉल कलर बॉडी, ये जो ग्रीन दिख रहा है ना आपको, इसको बताया जा रहा है, ये जो होता है आपका प्लास्टिड्स होते हैं। क्या है ये, प्लास्टिड्स। ये जो ग्रीन बॉडी दिख रही है क्या है, प्लास्टिड। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और उस प्लास्टिड में क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट कवर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो मेनली सबको ग्रीन कर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर सबको नहीं किया गया है, कुछ रेड टाइप में भी है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरा हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये प्लास्टिड हो गया, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो आप देख रहे हो वो प्लास्टिड है इसके अंदर। इस प्लास्टिड में भी कुछ ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट कवर करते हैं, मतलब कुछ और भी कलर अंदर रखते हैं, जैसे कि कुछ रेड पिगमेंट्स भी हो गए रखते होंगे, कुछ दूसरे कलर के भी, लेकिन कुछ ऐसे ग्रीन पिगमेंट्स जो रखते हैं अंदर, उनको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोफिल, मतलब ऐसे प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन कलर वो कंटेन करते हैं, उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो ये सीधी सी बात है, प्लास्टिड जो कि ग्रीन कलर कंटेन कर रहे हैं उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हम लोग, और ये जो ग्रीन पिगमेंट रहता है ना उसके अंदर, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। तो अगर मैं इसको बेसिक में समझाऊँ विदाउट कन्फ्यूजन के, तो देखो ये एक प्लास्टिड हो गया और एक ये प्लास्टिड हो गया। मान लेते हैं इसके अंदर कोई और कलर, इसमें रेड है, ठीक है, इसमें रेड मान लेते हैं, ये रेड कलर कंटेन किया हुआ है, तो ये प्लास्टिड तो हुआ है। लेकिन मान लो ये जो है ग्रीन कलर कंटेन किया हुआ है, ग्रीन, ठीक है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है, नॉट कलर का नहीं, कलर कहने से अच्छा आप इसको पिगमेंट कहो, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है ना, इसको क्लोरो, ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। सो इन अदर वर्ड ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जिसके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, उस टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्लास्टिड को हम लोग सीधा एक अलग ही नेम दे दिए, जो कि है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लिप्स, जो कि ग्रीन कलर देते हैं लिप्स को। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लिप्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मींस जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो ये भी हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ डिटेल में बताया गया। अब देखो कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। कंपैरिजन मैंने पहले ही कर दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या होता है उसको, टेबुलर में देखो। सेल वॉल, ठीक, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल भी होता है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी दोनों में होता है, देखो यहाँ पर इसका आउटर जो मोस्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट, ये क्या है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी है। साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म हो गया, देखो दिख रहा है दोनों में साइटोप्लाज्म है, तो दोनों में प्रेजेंट है। प्लास्टिड ये सिर्फ प्लांट में होता है, तो यहाँ पर प्लास्टिड हो गया प्लांट में, ठीक है, लेकिन एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होगा। वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो गया ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। कोई भी कन्फ्यूजन हो
जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं जो बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैंने चाहा है कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, जिससे कि ज़्यादा पार्ट्स ना बनाना पड़े। और जो है इसमें मेनली मैंने सारे पॉइंट्स जो है उसको कवर किए हुए हैं। तो आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने शुरू से पूरा सेल के बारे में देखा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखा और किस तरीके से वो वर्क करता है, शेप्स को देखा उसके, ठीक है। और यहाँ पर एनिमल हो गया, प्लांट सेल हो गया, इन सबको भी जो कंपेयर किया, सब चीज़ यहाँ पर जो हमने डिटेल में देख लिया है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जो हमने मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में।